ठीक है। अब हमने आपको पूरे इनकी वंशावली के विषय में हमने आपसे चर्चा कर ली है। एक बार पुनः मैं बता देता हूँ। सातवाहन वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र प्रतिष्ठान का जो क्षेत्र है वहाँ पर इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। इन्हें आंध्र जाति या आंध्र वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ ये जो है सत्ता जो स्थापित किया था उसका पहला शासक सिमुक था, 60 से लेकर 37 तक, कान 37 से लेकर 27 तक, सातकर्णी फर्स्ट 27 से लेकर 17 तक। उसके बाद 100 वर्ष का इतिहास अंधकारमय। उसी में एक शासक के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है, उसका नाम हाल होता है। फिर उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी आते हैं 106 से लेकर 130 तक। फिर आगे वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी आते हैं 130 से लेकर 159 तक। और फिर शिव श्री सातकर्णी आते हैं 159 से लेकर 169 तक। और फिर शिव स्कंद सातकर्णी आते हैं 169 से लेकर 177 तक। और अंतिम जो शासक रहते हैं वो यज्ञ श्री सातकर्णी रहते हैं, वो 177 से लेकर 203। ठीक है, ये हमारा पूरा सातवाहन वंश है। अब सातवाहन वंश के विषय में आप थोड़ा सा देख लें कि क्या क्या है। इसमें जो प्रथम शासक है सिमुक, सिमुक के बाद जो प्रतिष्ठित प्रथम शासक हुआ है वह आपका सातकर्णी फर्स्ट है। वह आपका सातकर्णी फर्स्ट। इसके विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है वो इसकी पत्नी जो है नायनिका नाम है, नायनिका। ठीक है, ये कौन रहती है? पत्नी। इसका जो लेख होता है वो नासिक लेख होता है। ठीक है, इससे इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सातकर्णी फर्स्ट के बारे में कहा जाता है कि इसने जो है 2 अश्वमेघ प्लस 1 राजसूय यज्ञ का संपादन किया। ठीक है, इसके पहले हम जब देखते हैं तो आपके पुष्यमित्र शुंग उन्होंने भी 2 अश्वमेघ यज्ञ का संपादन किया था। और उस समय उसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। और यह अयोध्या के अभिलेख से हमें ज्ञात होता है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख होता है, उसी से हमें ज्ञात होता है पुष्यमित्र शुंग के बारे में। इसने क्या किया था? 2 अश्वमेघ और 1 राजसूय यज्ञ इसने। और इसकी जो उपाधियां थी वो दक्षिणापथपति, एक उपाधि ये थी। और दूसरी उपाधि इसकी थी अप्रतिहत चक्र, अप्रतिहत चक्र। ये 2 उपाधियां इसने धारण की। आप सातकर्णी के ये जरूर जानते रहिए क्योंकि ये भी कमीशन का बहुत क्वेश्चन है। वो कौन सा ऐसा शासक था, सातवाहन शासक का नाम ले लेगा कि जिसने 2 अश्वमेघ और 1 राजसूय यज्ञ का संपादन किया। और उपाधियों के विषय में भी काफी क्वेश्चन वहां से आते हैं कि दक्षिणापथपति की उपाधि किसने धारण की, अप्रतिहत चक्र की उपाधि किसने धारण की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो शासक हैं जिनके विषय में हमने देखा है कि 100 वर्ष के इतिहास में वो पहले शासक हैं जिनके विषय में हम जानकारी मुझे मिलती है, उनका नाम है हाल। ठीक है, इनका कार्यकाल आपको नहीं पता है कि इनका टाइम पीरियड क्या था। हाल के विषय में कहा जाता है इसने गाथा शब्द, यह बड़ा विद्वान था। ठीक है, और कवि हृदय का व्यक्ति था। गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की। गाथा सप्तशती यह किस भाषा में लिखी गई थी? प्राकृत भाषा में। इस भाषा को जरूर ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछा गया है। किस भाषा में पुस्तक लिखी गई थी? प्राकृत भाषा में। कौन सी पुस्तक थी? गाथा सप्तशती नामक। और इसमें यह विद्वानों का आश्रयदाता था। और इसके शासनकाल में गुणाढ़ और सर्ववर्मन इसकी सभा में
निवास करते थे। ठीक है, गुणाढ़ सरवर्वर ने कातंत्र नामक संस्कृत भाषा में पुस्तक लिखी थी। और गुणाढ़ का कातंत्र संस्कृत में, और गुणाढ़ का है बृहत कथा। बृहत कथा यह इसने पैसाची प्राकृत में लिखी थी। पैसाची प्राकृत। ठीक है, ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। सरवर्मन का कातंत्र है, गुणाढ़ का बृहत कथा है। किस भाषा में? आपके पैसाची प्राकृत में इस पुस्तक को लिखा था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण हमारा शासक आया है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका टाइम पीरियड आपका 106 से लेकर 130 तक। ठीक है, यह वेदों का आश्रयदाता था। वेदों का आश्रयदाता। ठीक है, इसने आगमन निलय नाम उपाधि धारण की। आगमन निलय, ध्यान रखिएगा कि आगमन निलय की उपाधि इसने धारण की। इसके साथ साथ इसे जो है, इसने एक नगर की स्थापना की थी, उसका नाम था वेड़कटक नगर। वेड़कटक नगर, और इसी पर उसने वेड़कटक स्वामी की उपाधि धारण की। वेड़कटक स्वामी की उपाधि धारण। इसके साथ साथ इसका एक महत्वपूर्ण कार्य था। नासिक में इसने, नासिक में अजय कालकीय, अजय कालकीय नामक ग्राम। ठीक है, और दूसरा आपका कार्ले में, कार्ले नामक स्थान पर करजक नामक ग्राम, करजक नामक, ये दोनों ग्राम को इसने बौद्ध संघ को दान में दिया था। बौद्ध, ठीक है, संघ को दान में। ध्यान रखिएगा, नासिक का अजय कालकीय नामक ग्राम और कार्ले का करजक नामक ग्राम इन्होंने बौद्ध संघ में दान में दिया था। इसकी उपाधि क्या थी? आगमन और वेड़कटक स्वामी की उपाधि इसने धारण की थी। और इसके साथ साथ इसने जो है, एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि सख्त शासक एक था, उसका नाम था नहपान। नहपान, ठीक है, नहपान के जो सिक्के प्राप्त हुए थे वो जोगल थम्बी में प्राप्त हुए थे। जोगल, ठीक है, यहाँ पर ताम्र सिक्के प्राप्त, बहुत बड़ी मात्रा में ये ताम्र सिक्के यहाँ पे प्राप्त किए गए थे। और इस पर क्या हुआ था कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के, ठीक है, का चित्र इस पर अंकित था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का, ठीक है, इस पर अंकित था। इससे यह मालूम होता है कि इसने नहपान को पराजित कर, ठीक है, उसके सिक्कों को पुनरांकित कराने का काम किया था। ठीक है, और नहपान के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? जोगल थम्बी नामक स्थान से। ठीक है, ये आपका हुआ। इसके बाद इसने अपने पुत्र वासिष्ठी पुत्र कुलमावी का, ठीक है, उसका विवाह जो है रुद्रदामन की पुत्री से किया था। रुद्रदामन की पुत्री से, ठीक है, इसका वासिष्ठी पुत्र कुलमावी का, वासिष्ठी पुत्र कुलमावी का, ठीक है।
इसके बाद आपके जो शासक आते हैं वो वाशिष्ठीपुत्र पुलमावी आते हैं, जिनको अब नेक्स्ट आपके शासक हो गए वाशिष्ठीपुत्र पुलमावी, ठीक है। और इसके विषय में कहा जाता था इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की और इसके साथ साथ पुराणों में इसे पुलोमा नाम से जाना जाता है, पुलोमा नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण चीजें आप ध्यान रखिएगा कि दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि वाशिष्ठीपुत्र पुलमावी ने धारण की थी और पुराणों में पुलोमा कहा गया था। इसके बाद जो अंतिम शासक है वो यज्ञश्री सातकर्ण, इसके बीच में दो शासक हैं शिवश्री सातकर्ण और शिव स्कंद सातकर्ण। इनके विषय में कोई खास आपको जानकारी नहीं रखनी है और इनका ऐतिहासिक महत्व भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद लास्ट शासक जो है आपका वो यज्ञश्री सातकर्ण है। इसके सिक्कों पर जलयान का चित्र प्राप्त होता है, ठीक है। इससे यह प्राप्त होता है कि इससे यह ज्ञात होता है कि यह जल यात्रा का बहुत बड़ा प्रेमी था, ठीक है। अंतिम शासक आपका यज्ञश्री सातकर्ण है। और सिक्कों पर क्या प्राप्त होता है? जलयान का चित्र। इससे ज्ञात होता है कि जल यात्रा का प्रेमी। अब हमने सातवाहनों के विषय में आपको जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसको हमने आपको बता दिया है। और अब हम पूरे मौर्योत्तर काल की पूरे राजवंशों की एक बार पुनः आपके सामने बता दे रहे हैं। उसके बाद इसकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बातें हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब इसका पूरा कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था? 200 BC से लेकर 300 AD तक मौर्योत्तर काल का। उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में आपको यूनानी शासक, यूनानी आक्रमण जब हुए, उसके बाद जो है उत्तर पश्चिम में यूनानी के बाद शक के बाद पल्लव, पल्लव के बाद कुषाण आए, ठीक है। कुषाण का भी मैंने आपका लास्ट में बताया कि वासुदेव द्वितीय इसके अंतिम शासक थे। और जो है मौर्योत्तर काल की जो शुरुआत होती है वह शुंग वंश से होती है। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश, ये कहाँ पे आते हैं? ये पाटलिपुत्र के क्षेत्र में, ठीक है। और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत के क्षेत्र में आपके दक्षिण भारत का जो नीचे का क्षेत्र है चोल पांडे और केरल का, ये क्षेत्र से अछूता रहा, ठीक है। विंध्य पर्वत के नीचे, ठीक है, और का जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर इनका अधिकार था। किसका? सातवाहनों का अधिकार था। सातवाहनों के विषय में आपको बताया कि प्रथम शासक सिमुक था, उसके बाद कान के बाद गौतमीपुत्र सातकर्ण फर्स्ट आए। सातकर्ण के बाद एक प्रमुख शासक आपका हाल आता है। हाल के विषय में गाथा सप्तशती की रचना, और इसने कातंत्र के लेखक सरवर्मन को और गुढ़ाढ्य जो है बृहद कथा के लेखक गुढ़ाढ्य को ऐसाची प्राकृत में जो लिखा गया था उसको अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया। उसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्ण आए, और गौतमीपुत्र सातकर्ण के बाद आपके वाशिष्ठीपुत्र पुलमावी, फिर शिवश्री सातकर्ण और शिव स्कंद सातकर्ण आए। उसके बाद आपका यज्ञश्री सातकर्ण। ये मेरा पूरा सातवाहन वंश रहा। अब हम इसके आर्थिक सामाजिक पक्ष पर, चूंकि मौर्योत्तर काल का सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो आर्थिक पक्ष, ठीक है। इसी में आपको नगरीकरण, मौद्रीकरण, ठीक है, और द्वितीय नगरीकरण यहाँ पे आपको दिखाई देता है, जो जिसकी शुरुआत जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हो जाती है। और यहाँ पर श्रेणियों की भूमिका, सामाजिक क्षेत्र में श्रेणियों की भूमिका, व्यापार क्षेत्र में किस तरीके से वैदेशिक व्यापार महत्वपूर्ण रूप में उभर कर आया है। रोमन जो वो था मार्ग था, रेशम का मार्ग, उस पर कैसे अधिकार इसका स्थापित हुआ, इसकी चर्चा हम उस पार्ट में करेंगे जब इसका और पक्ष हम वर्णित करेंगे, ठीक है। तो आज इसको इसी जगह समाप्त करते हैं और शेष बातें हम कल लेक्चर में देखेंगे।